हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी डीएलएड प्रशिक्षुओं का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर बहुत बहुत स्वागत है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्नों को कवर करने जा रहे हैं और इससे पहले एक पार्ट इस वीडियो का आ चुका है कल। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसको ज़रूर से देख लेना, क्योंकि आज हम सेकेंड पार्ट कवर कर रहे हैं। इससे पहला पार्ट में ऑलरेडी आपको कवर करा चुकी हूँ, ठीक है। तो लगभग 70 क्वेश्चन हमने पहले पार्ट में कवर करे थे, अब उससे आगे के बढ़ेंगे। इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज क्वेश्चन रहेंगे ये मैराथन में, और आप लोगों को बहुत अच्छे से इसकी तैयारी करनी है ताकि परीक्षा में कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े और आपको सारे एमसीक्यू इन्हीं वीडियोस से मिल जाएंगे। चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं अपनी आज की इस क्लास की। सो गाइस, पार्ट 2 का ये पहला क्वेश्चन है यहाँ पर 71। यहीं से शुरू करें क्योंकि इससे पहले हमारे हो चुके हैं और इस पीडीएफ को भी मैं आपके साथ जरूर शेयर कर दूंगी टेलीग्राम ग्रुप में, जिसका लिंक मैंने नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो जल्दी से आंसर करिए। आपको पता है अगर एनसीटीई या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई तो आपको बताना है 1996 या 1997, 1995 या 1994। देखिए, शिक्षक परिषद अधिनियम 1993 के अनुसार या उसके अनुसरण में आकर के भारत सरकार के एक संवैधानिक निकाय के रूप में 17 अगस्त 1995 यानी 1995 को यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जो है वो अस्तित्व में आया, उसका गठन हुआ या उसकी स्थापना हुई। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? है ना, की स्थापना किसकी अनुशंसा पर हुई ये पूछा गया है कि एनसीईआरटी, एक बार इसकी फुल फॉर्म बता दो फटाफट से, या फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की अनुशंसा पर, या कोठारी आयोग, या फिर मुदालियर आयोग की अनुशंसा पर। जल्दी से आंसर करिए, आपके अकॉर्डिंग सही आंसर इसका क्या रहने वाला है? सो गाइस, सही आंसर इसका रहने वाला है डाइट की स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की अनुशंसा पर हुई थी। ऑप्शन नंबर बी जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल सही है ना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की अनुशंसा पर डाइट की जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हुई थी। यहाँ आपसे पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूपा, NEUPA या क्या होगी इसकी फुल फॉर्म एक बार बता दो। NUEPA, न्यूपा, ठीक है। न्यूपा का मुख्यालय पूछा गया है नई दिल्ली, राजस्थान, लखनऊ या फिर कानपुर। तो सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। अच्छा, न्यूपा की फुल फॉर्म क्या रहती है ये भी तो बता दीजिए कोई, अगर आपको पता है तो फटाफट से आंसर करिए। न्यूपा की फुल फॉर्म क्या होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। चलिए तो एक बार इंग्लिश में बता देती हूं मैं। नेशनल, ठीक है, एन से नेशनल, यू से बनेगा आपका नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ये तो हो गई आपकी न्यूपा की फुल फॉर्म। और अगर बात करते हैं नीपा, तो नीपा की फुल फॉर्म क्या होगी एक बार आप भी जल्दी से लिखिए कमेंट सेक्शन में। नीपा की फुल फॉर्म क्या होगी? तो नीपा की फुल फॉर्म होगी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ, देखिए यूनिवर्सिटी की जगह यहाँ पे आ जाएगी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। बस इतना अंतर है, ठीक है। वहां नीपा है, यहाँ न्यूपा है। तो यू जिसमें आएगा उसमें यूनिवर्सिटी और जिसमें आई आएगा उसमें आ जाएगा आपका इंस्टीट्यूशन, ठीक है, इंस्टीट्यूट। तो बस ये डिफरेंस है इनकी फुल फॉर्म में। आगे चलते हैं, निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये है निशुल्क फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? 2009 में, 2008 में, 2006 में या फिर 2005 में? बताइए क्या हो जाएगा सही जवाब? बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको आंसर करना है। तो ये हो जाएगा 2000, यस
विच इज द राइट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू यू? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 2009। ठीक है, आई होप आप सबने सही आंसर दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप की विशेषताएं हैं कौन सी? क्या पाठ्य सहगामी क्रियाएं को करिकुलर एक्टिविटीज में कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए जाते हैं, या राष्ट्रीय पर्व या वृक्षारोपण कराया जा सकता है, या फिर ये सारे ही कराए जा सकते हैं? 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो बता दीजिए एक बार। देखिए, पाठ्य सहगामी क्रियाओं में या क्रियाकलाप में हम ये सारी चीजें करवा सकते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, राष्ट्रीय पर्व का आयोजन, है ना, वृक्षारोपण, और भी बहुत सारे, गार्डनिंग में सफाई अभियान चला सकते हैं, कोई पोस्टर मेकिंग एक्टिविटीज, कुछ भी ऐसा, खेल कूद, है ना, डांस, गाना, ये सब चीजें हो जाएगी, बाल सभा, ये सब आ जाएगी इसमें। तो उपयुक्त सभी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। शिक्षक दिवस मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। इंपॉर्टेंट क्या, सभी जानते होंगे इसके बारे में, है ना। शिक्षक दिवस मनाया जाता है, बाल दिवस कब मनाया जाता है ये भी बताइएगा। ठीक है, अब तो आप सब शिक्षक दिवस ही मनाएंगे, बाल दिवस तो मनाने के दिन आपके गए, अब तो आपके लिए बच्चे मनाएंगे, क्योंकि आप जब स्कूल में पढ़ाएंगे तो आपके लिए टीचर्स डे मनेगा, है ना। और बच्चे छोटे छोटे से बहुत प्यारे प्यारे से गिफ्ट लेके आते हैं, कोई छोटी सी टॉफी लेके आएगा, कोई पेपर पे लिख के कार्ड बना के लाएगा अपने हाथों से। आपको बहुत मजा आएगा, सच में देखना आप बहुत एंजॉय करेंगे, आपको बहुत अच्छा फील होगा। भले ही उनकी कीमत से नहीं, उनकी जो फीलिंग्स है बच्चों की वो दिखेगी आपको उन कार्ड्स में भी, भले ही वो एक सिंपल से पेपर पर लिख के ले आए हो, है ना। शिक्षक दिवस मनाया जाता है, जल्दी से बता दो, 5 सितंबर, 14 नवंबर, 15 अगस्त, या फिर कोई नहीं? तो सही जवाब हो जाएगा 5 सितंबर, इसको कैसे भूल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य अभिलेख है, इनमें से कौन सा सामान्य अभिलेख है? आपको बताना है, लॉग बुक, पीटीए, है ना, पीटीए या फिर एमटीए, या फिर ये सभी। तो ये सारे के सारे ही सामान्य अभिलेख होते हैं। अध्यापकों से संबंधित अभिलेख इनमें से कौन सा है? उपस्थिति पंजिका, अवकाश पंजिका, या फिर अध्यापक डायरी, या फिर ये सभी? तो देखो, ये तीनों ही एक टीचर मैनेज करता है, उपस्थिति पंजिका भी, अवकाश पंजिका भी, और अध्यापक की डायरी, अध्यापक डायरी भी। तो ये सभी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, लॉग बुक है। क्या है लॉग बुक? ये विद्यालय की डायरी है, या फिर परिवार की डायरी है, या फिर दोनों ही है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बड़ा अच्छा सा सवाल है, आसान सा, जल्दी से बता दो एक बार। देखिए, लॉग बुक होता है विद्यालय की ही डायरी होती है ये, ना कि परिवार की। लोच का सिद्धांत संबंधित है, लोच का सिद्धांत इसमें पूछा गया है, ये समय सारणी से संबंधित है। देखो, लोच से मतलब है फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। लोच से मतलब यहाँ किससे है? यहाँ लोच से मतलब फ्लेक्सिबिलिटी से है, और ये समय सारणी से संबंधित है, या विद्यालय से, या फिर दोनों से, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आपने देखा होगा अभी तक जो हमने कल की क्लास में क्वेश्चन किए थे, उसमें समय सारणी से संबंधित एक क्वेश्चन आया था कि समय सारणी की विशेषता कौन सी होती है। तो मैंने आपको वहां बताया था कि फ्लेक्सिबल होना है ना, परिवर्तनशील, उसको हम जरूरत के अनुसार, स्थिति के अनुसार बदलाव कर सके। तो लोच का सिद्धांत संबंधित है समय सारणी से। न्याय का सिद्धांत किससे संबंधित है? क्या न्याय का सिद्धांत इनमें से किसी के साथ संबंधित है? तो एक बार मैं ये सिद्धांत भी आपको दिखा देती हूँ, ताकि आप इजिली इसको समझ पाओ। आपकी जो SCERT की बुक्स होती है ना, उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको एक बार शो कर देती हूँ। सो गाइज, ये आप देख पाएंगे SCERT की बुक में ही साफ साफ अक्षरों में लोच का सिद्धांत यहाँ बताया गया है कि हम जानते हैं विद्यालय के कार्य को सुचारू और कुशलता से चलाने में एक समय सारणी एक साधन का काम करता है, और इस साधन को कठोर नहीं होना चाहिए, बल्कि विद्यार्थियों और अध्यापकों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसमें समायोजित किए जाने और परिवर्तन की गुंजाइश होनी चाहिए। तो आपको समझ में आया ये किससे संबंधित है? ये समय सारणी से संबंधित है। क्लियर है ना यहाँ पे? अब दूसरा जो क्वेश्चन हम देख रहे थे वो था न्याय का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो चलिए एक बार ये भी देख लेते हैं, न्याय का सिद्धांत। इसमें क्या है, कार्य बांटते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब हम पीरियड अलॉट करते हैं टीचर्स को, तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वही आएगी न्याय के सिद्धांत में, कि प्रत्येक अध्यापक को उसकी योग्यता के अनुसार पढ़ाने को दिया जाए, सभी अध्यापकों पर शिक्षण का समान भार हो, ऐसा ना हो किसी एक टीचर की क्लास तो सुबह से शाम तक चल रही है और कोई एक फ्री बैठा है ना।
अध्यापकों के शिक्षण के पीरियड लगातार नहीं होना चाहिए। ये है न्याय का सिद्धांत और ये भी इसी से संबंधित है। ठीक है, ये भी समय सारणी से संबंधित है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे आ जाता है डाइट मेंटर है। डाइट मेंटर क्या है? डाइट संकाय का सदस्य होता है या विद्यालय का सदस्य होता है या फिर दोनों ही होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। 82 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डाइट संकाय का सदस्य होता है डाइट मेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। तो मानवीय प्रबंधन के कितने घटक है? 3, 4, 5 या 6? तो चलिए एक बार इसको हम एससीईआरटी की बुक से ही वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख पाएंगे कि मानवीय संसाधन के प्रमुख अंग कह लो या प्रमुख घटक कह लो, ये कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन? प्रधान अध्यापक, शिक्षक, छात्र और समुदाय। ये 4 इसके घटक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो मॉडल है उसमें अलग आंसर दिया गया था, लेकिन इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि हमने क्रॉस चेक कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम शिक्षा समिति का सदस्य सचिव कौन होता है? इनमें से कौन होता है? जल्दी से बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2021-22 दोनों में पूछा गया है। ग्राम प्रधान होता है या बीडीसी से कोई मेंबर होता है या फिर प्रधान अध्यापक या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी से आंसर करिए। देखिए, ग्राम शिक्षा समिति का जो सदस्य सचिव होता है ना, वो होता है प्रधान अध्यापक। कौन होता है? प्रधान अध्यापक होता है। और ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ये तो सदस्य सचिव। अब हम बात करेंगे अध्यक्ष कौन होता है, तो ग्राम प्रधान होगा, बीडीसी का सदस्य होगा या फिर प्रधान अध्यापक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ बात करी गई है अध्यक्ष की, तो अध्यक्ष होगा ग्राम प्रधान। ठीक है, सदस्य सचिव कौन होगा? प्रधान अध्यापक। तो दोनों के बीच अंतर आपको आना चाहिए। विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत कितने संसाधनों का समन्वय होता है? विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन किस किस का करते हैं भाई? मानवीय प्रबंधन करते हैं, ठीक है, भौतिक प्रबंधन करते हैं, और तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है हमारा वित्त प्रबंधन। तो ये 3 इसके संसाधनों का हम समन्वय होता है एक विद्यालय का प्रबंधन करने के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीएलएम हेतु कितनी राशि प्रतिवर्ष दे है? कि टीएलएम के लिए प्रतिवर्ष कितनी धनराशि दी जाती है सरकार द्वारा? तो 500 रुपए, 600 रुपए प्रतिवर्ष या फिर 100 रुपए या 1000 रुपए? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 500 रुपए प्रतिवर्ष सरकार द्वारा टीएलएम हेतु जो धनराशि है वो आवंटित करी जाती है। पीटीए का उपाध्यक्ष कौन होता है? पीटीए, पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन का उपाध्यक्ष पूछा है, कौन होगा? विद्यालय का प्रधान अध्यापक, ग्राम पंचायत अध्यक्ष या फिर विद्यालय का सहायक अध्यापक या बीडीसी का सदस्य? तो जल्दी से आंसर करिए इसका। देखिए, उपाध्यक्ष पूछा गया है, तो पीटीए, पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन का उपाध्यक्ष कौन होता है? विद्यालय का प्रधान अध्यापक होगा। क्या आप भी इसके साथ सहमत हैं? तो बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन या पीटीए कराई क्यों जाती है? ताकि माता पिता का रोल भी स्कूल में हो और वो भी अपने बच्चे को मोटिवेट करे, वो उसकी वैल्यू को समझे कि बच्चे के लिए एजुकेशन कितनी जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीआरसी समन्वयक द्वारा सत्र में प्रत्येक विद्यालय का कितनी बार निरीक्षण आवश्यक होता है? कि एक सत्र में बीआरसी जाकर के कितनी बार विद्यालय में निरीक्षण करेगा कि सब कुछ सही है कि नहीं है? तो कितनी बार आना होता है? ये आता होता है प्रत्येक सत्र में 2 बार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय श्रेणीकरण बिंदु के अंतर्गत छात्रों के नामांकन एवं उपस्थिति प्रतिशत के लिए कितना अंक दिया गया है ना? कितना अंक देने चाहिए उसके नामांकन और उसकी उपस्थिति प्रतिशत को लेकर के, वो यहाँ पर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर है आपका 90। तो जल्दी से बता दीजिए, 5, 15, 10 या फिर 25? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 15 नंबर जो है वो दिया जाता है या दिया गया है। नेक्स्ट है, समय सारणी के प्रकार होते हैं। कितने प्रकार की होती है? सामान्य समय सारणी, खेल की समय सारणी क्या अलग होती है? विद्यालय के वो अध्यापकों के विषय की समय सारणी क्या अलग अलग होती है? या फिर उपयुक्त सभी? ये सब आ जाएगी। ठीक है, बता दीजिए। तो समय सारणी के प्रकारों में ये सारे ही आ जाते हैं। सामान्य होती है जिसमें सब कुछ इंक्लूड होता है, फिर खेलों की अलग, है ना, और विषयवार अध्यापकों की अलग अलग समय सारणी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य बच्चे तथा विकलांग बच्चे एक साथ विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करते हैं, ये किसके अंतर्गत आता है? क्या ये समेकित शिक्षा को हम समावेशी शिक्षा भी कहते हैं? क्या कहते हैं? समावेशी शिक्षा भी कहते हैं। तो क्या ये इसमें आ जाएगा? बालिका शिक्षा या विकलांग शिक्षा या फिर कोई नहीं? तो किस नाम से आप इसको जानेंगे? जहां सामान्य और विकलांग दोनों ही बच्चे, है ना, दिव्यांग आना चाहिए इसकी जगह, दोनों ही बच्चे एक जगह बैठ करके एक ही विद्यालय में एक साथ शिक्षा प्राप्त करते हैं, उसी को हम कहते हैं समावेशी शिक्षा या समेकित शिक्षा। ग्राम शिक्षा समिति में कितने अभिभावक सदस्य होते हैं? ये यहाँ पर आपसे पूछा।
जी जल्दी से आंसर करिए। देखिए ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ग्राम प्रधान होता है। और इसमें अभिभावक कितने होते हैं? तो इसमें अभिभावक होते हैं यहाँ पर होना चाहिए कि ग्राम शिक्षा समिति में कितने नामित अभिभावक होते हैं, यानी जिसको अध्यक्ष नियुक्त करता है। तो ऐसे 3 होते हैं, ठीक है, ऐसे 3 सदस्य होते हैं जिनमें या तो कोई अवकाश प्राप्त अध्यापक हो, है ना, या फिर उसकी जगह कोई भूतपूर्व सैनिक हो सकता है, या स्वैच्छिक संगठन आदि हो सकता है। ये 3 इस प्रकार से अभिभावक इसमें हो सकते हैं। आगे बात की गई है ग्राम शिक्षा समिति में कुल सदस्य कितने होते हैं। ये यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि ग्राम शिक्षा समिति में कुल सदस्य कितने होंगे। देखिए दोस्तों, इसमें जो ऑप्शन दिए गए मेरे अनुसार इनमें से कोई भी सही आंसर नहीं है, क्योंकि ग्राम शिक्षा समिति में तो 15 से 20 के बीच में मेंबर रहते हैं, ठीक है, लगभग 15 के फिक्स तो नहीं होता। मैंने इंटरनेट पर भी इसको क्रॉस वेरीफाई कर लिया है, अलग अलग बताया गया है ना, 15 से 20 के बीच इसमें कुल सदस्य होते हैं। आगे चलो, ग्राम शिक्षा समिति में कितने महिलाएं अभिभावक का होना अनिवार्य है। तो ये हम अपने नोट्स में एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। देखिए ग्राम शिक्षा समिति में कुल सदस्य यहाँ मैंने बताए हुए हैं 15, ठीक है, और एक महिला का होना यहाँ पे अनिवार्य है। ग्राम शिक्षा समिति का सचिव होता है प्रधान अध्यापक और अध्यक्ष होता है ग्राम प्रधान। इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। तो इस तरीके से आप इसको आई होप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। तो यहाँ पर एक महिला का होना आवश्यक है अभिभावक का। ग्राम शिक्षा समिति का गठन किस धारा के अंतर्गत किया गया था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? धारा 12 या 45, 14 या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। वर्तमान शिक्षा प्रणाली है कैसी है? अध्यापक केंद्रित है, बाल केंद्रित है, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि वर्तमान में बाल केंद्रित शिक्षा का प्रचलन है कि बालक के अकॉर्डिंग बालक को जो समझ में आता है, जिस तरीके से समझ में आता है उस तरीके से समझाया जाता है। नेक्स्ट, कक्षा 1 में कुल निर्धारित पाठ्य पुस्तकें कितनी होती है? क्या 1 ही होती है, 2 होती है, 3 होती है, या फिर 4 होती है? देखिए कक्षा 1 में तो जो निर्धारित होती है पाठ्य पुस्तकें वो 3 होती है ना। तो 2016 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए एनसीईआरटी के द्वारा अगर देखा जाए तो एनसीईआरटी की तो 3 पुस्तकें आती है, लेकिन अगर एससीईआरटी की बात करें, क्योंकि आपका एग्जाम भी यूपीएससीईआरटी कराता है, तो फिर आपको यहाँ पर 1 बताना है, ठीक है, क्योंकि इसमें फिर कलरव ये सिर्फ 1 ही पुस्तक चलती है, यही आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। प्रदेश में संस्कृत विषय का पठन पाठन किस कक्षा में प्रारंभ किया जाता है? यानी यूपी की बात की गई है, यूपी में कब शुरू हो जाता है पठन पाठन, वो भी संस्कृत विषय का, कक्षा 1 से, कक्षा 3 से, कक्षा 5 से, या फिर कक्षा 6 से। तो बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर जो संस्कृत विषय का शुरुआत होती है वो कक्षा 3 से हो जाती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 2016 में भी ये पूछे गए क्वेश्चन चल रहे हैं आपके। समय सारणी क्या दर्शाती है? बच्चों की अधिगम प्रक्रिया को, या शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया को दर्शाती है, या फिर प्रधान अध्यापक के नेतृत्व को, या इन सभी क्रियाकलापों को दर्शाती है? तो देखो समय सारणी में ये सारे के सारे ही आ जाएंगे, सभी क्रियाकलापों को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के संचालन का दायित्व सौंपना चाहिए किसको? शिक्षक को, अभिभावक को, बच्चों को, या जिला विद्यालय निरीक्षक को? किसको सौंपना चाहिए यहाँ पर पाठ्य सहगामी क्रियाओं को कराने का जिम्मा? तो बताइए आपके अनुसार क्या हो जाएगा सही जवाब। जल्दी से आप किस ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे, फटाफट से आंसर करिए। तो बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर शिक्षक को होना चाहिए क्रियाकलापों के संचालन के दायित्व जो है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। प्रत्येक जनपद में कार्यरत जिला समन्वयक अधीन होते हैं, ठीक है, जिला विद्यालय निरीक्षक के, या जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के, या डाइट प्राचार्य के, या फिर आपका ऑप्शन नंबर डी जिला अधिकारी के। देखिए प्रत्येक जनपद में कार्यालय जिला समन्वयक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधीन होते हैं, ठीक है। समझ में आए ना? बहुत बढ़िया तरीके से। चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिसको हम एससीईआरटी कहते हैं। तो एससीईआरटी का मुख्यालय तो आप सभी जानते हैं कहाँ स्थित है, एक बार बता दो फटाफट से। इलाहाबाद में स्थित है, वाराणसी में स्थित है, लखनऊ में स्थित है, या फिर मेरठ में स्थित है? क्या होगा इसका सही जवाब? फटाफट से आपका आंसर आ जाना चाहिए। तो बिल्कुल सही आंसर है लखनऊ में स्थित है एससीईआरटी का मुख्यालय। 2016 और 2021 दोनों में ही ये पूछा गया है,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, जिला स्तर की सर्वोच्च अकादमी संस्था कौन सी होती है? अकादमिक संस्था कौन सी होती है? डाइट, सीमेट या फिर एनसीईआरटी या बीआरसी? तो जिला स्तर पर पूछा है दोस्तों, तो जिला स्तर की अगर हम बात करें तो डाइट होगा। क्या हो जाएगा? डाइट हो जाएगा। 2016, 2020 और 21 तीनों में पूछा गया क्वेश्चन है। तीनों ही एग्जाम्स में, तीनों ही ईयर्स में इसकी आत्मा भटकी है क्वेश्चन की, तो बहुत अच्छा है। नेक्स्ट देखो, कक्षा कक्ष एवं कक्षा कक्ष के बाहर सार्थक क्रियाकलाप को संपन्न कराने के लिए क्या आवश्यक होता है? क्या टीएलएम बनाना या पेड़ पौधे लगाना या मैदान की साफ सफाई करना या फिर योजना बनाना? देखो दोस्तों, कोई भी एक्टिविटी करानी हो, चाहे वो क्लासरूम में या क्लासरूम के बाहर, उसके लिए जरूरी होता है तो वो होता है सबसे पहले प्लानिंग करना, योजना बनाना। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्या समाधान का प्रमुख अंग है। भाई समस्या का समाधान करने के लिए सबसे पहले आपको किस चीज की जरूरत पड़ती है? कि अगर आपके सामने कोई समस्या आ जाए, क्या आप उस स्थिति में अनुशासन प्रक्रिया करेंगे या अधिगम प्रक्रिया करेंगे या फिर निर्णय प्रक्रिया करेंगे या शिक्षण प्रक्रिया? देखो कितनी बार पूछा जा चुका है, तो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर निर्णय प्रक्रिया। कोई भी समस्या आ जाती है तो उस समय आपको क्या लेना पड़ता है? निर्णय लेना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय में भवन, फर्नीचर, पेयजल एवं शौचालय आदि की व्यवस्था किसके द्वारा की जाती है? क्या उसकी व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति करती है या अभिभावक शिक्षक संघ द्वारा होती है या समुदाय द्वारा या फिर इन तीनों के ही सहयोग से होती है? देखो दोस्तों, इन तीनों के सहयोग से ही विद्यालय में भवन, फर्नीचर, पेयजल, शौचालय आदि की व्यवस्था की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। एनसीईआरटी की फुल फॉर्म लिख दो एक बार पहले कमेंट बॉक्स में, तभी आंसर करना। 2016, 18, 20 तीनों में पूछा गया है। क्या चेन्नई में स्थित है, लखनऊ, नई दिल्ली या फिर कोलकाता? तो सही जवाब हो जाएगा नई दिल्ली में स्थित है, या नई दिल्ली में मुख्यालय है किसका? एनसीईआरटी का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम शिक्षा समिति के गठन होने के लिए आवश्यक है, किसका होना आवश्यक है? अभी थोड़ी देर पहले ही हमने ऐसे ही क्वेश्चन को डिस्कस किया था। क्या एक महिला सदस्य होनी चाहिए, 2 महिला, 3 महिला या फिर महिला का होना जरूरी ही नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा, ग्राम शिक्षा समिति का गठन होने के लिए कम से कम एक महिला होना उसमें जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत अच्छा है, नो कॉस्ट वाली शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण किया जा सकता है। कैसे? बाजार से वस्तुएं क्रय करके, कि बाजार से खरीद के ले आए, तो फिर लो कॉस्ट कहाँ रह गई जब बाजार से लानी ही है। शासन द्वारा प्राप्त सामग्री, कि भाई शासन ला के दे, लग तो उसमें पैसे ही रहे हैं, चाहे शासन ला के दे या खुद ला के आप इस्तेमाल करें, है ना। ये स्थानीय परिवेश में उपलब्ध वस्तुएं या फिर प्रधानाचार्य द्वारा प्राप्त कराई गई सामग्री से। देखो, लो कॉस्ट, नो कॉस्ट, या तो बहुत ही कम कॉस्ट की हो या बिना किसी कॉस्ट की, यानी फ्री में अवेलेबल हो, तो ऐसी तो सिर्फ और सिर्फ स्थानीय परिवेश में उपलब्ध वस्तुएं ही होती है। जैसे पत्तियों की मदद से संख्या का ज्ञान कराना, बच्चे को रंग बिरंगी जितनी भी हमारे परिवेश में चीजें उपस्थित है उनसे बच्चे को सिखाना, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक संसाधन के अंतर्गत आता है? भाई कितनी बार रिपीट होगा ये क्वेश्चन, भौतिक संसाधन के अंतर्गत कौन आता है? बता दो फटाफट से। 4 ऑप्शन में छात्र, छात्राएं, शिक्षक या विद्यालय भवन या प्रधान अध्यापक। तो भौतिक कौन सा होगा? जिसमें जो आप कह सकते हैं जीवित ना हो, है ना। तो ऐसा इनमें कौन है? विद्यालय भवन है, बाकी तीनों तो मानवीय संसाधन होते हैं। ठीक। नेक्स्ट है, समय सारणी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? विद्यालय की दूसरी घड़ी कहा जाता है या फिर अनुशासन कहा जाता है या फिर घंटा कहा जाता है या अध्ययन कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, समय सारणी को कहा जाता है विद्यालय की दूसरी घड़ी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला है, विद्यालय के अभिलेखों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? क्या होता है भाई इसका उद्देश्य? आपको बताना है। क्या दंड का साक्ष्य रखना, कि भाई कब कब दंड दिया गया, या आवश्यक सूचनाओं का रख रखाव, या अनियमितताओं की जानकारी, या निरीक्षण में सहयोग करने के लिए रखा जाता है? तो देखिए सही जवाब इसका हो जाएगा कि आवश्यक सूचनाओं के रखरखाव के लिए ही अभिलेखों का तैयार किया जाता है। और आजकल तो सारी चीजें कंप्यूटराइज्ड हो ही गई है, अब तो अभिलेख रखे ही नहीं जाते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोठारी कमीशन 1964-66 ने राष्ट्रीय निर्माता की संज्ञा किसे दी?
किसको दी राष्ट्र के निर्माता की संज्ञा? क्या प्रतिभाशाली छात्रों को दी है, या फिर इंजीनियरों को दी है, या अध्यापकों को दी है, या फिर शिक्षाधारियों को दी है? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कोठारी कमीशन ने कहा था कि हमारे जो ये अध्यापक है ना, यही क्या है, हमारे राष्ट्र के निर्माता होते हैं। क्योंकि अब बच्चों को जैसा पढ़ाएंगे, जिस तरीके से उनको तैयार करेंगे आगे के लिए, जो जो चीजें उनके अंदर डालेंगे, चाहे वो मोरल वैल्यूज हो, है ना, या फिर अनुशासन हो, आत्म अनुशासन हो, तो ये सब काम किसका होता है? अध्यापकों का होता है। तो अध्यापकों को ही राष्ट्र निर्माता की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट है शैक्षिक पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कि शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया में वांछनीय परिवर्तन करना, या सामान्य निर्देशन देना, या कक्षा कक्ष का निरीक्षण करना, या अनुदानों की अपव्यय का निरीक्षण करना। देखिए अगर बात करें कि शैक्षिक पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है जब समय समय पर देखा जाता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं, तो इसका उद्देश्य होता है सामान्य निर्देशन देना। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में, वाराणसी में, या आगरा में, या फिर प्रयागराज में? तो इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हमारा राज्य शिक्षा संस्थान प्रयागराज में स्थित है। ठीक है, प्रयागराज में स्थित है। इलाहाबाद भी आ सकता है आपके ऑप्शन में। आगे बढ़ते हैं। विद्यालय में अनुशासन स्थापित करने में सहायक नहीं है। क्या सहायक नहीं है? पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन? जी नहीं, ये तो सहायक होता है। नैतिक शिक्षा की व्यवस्था? ये भी सहायक होती है। दंड की अधिकता की भी बार बार दंड दो, क्या ये जरूरी होता है? नहीं ना, तो यही इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसकी जरूरत नहीं होती, ठीक है, अनुशासन के लिए, बल्कि शिक्षक अभिभावक सहयोग से भी हम अनुशासन स्थापित कर सकते हैं। राज्य हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? ये आपसे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। क्या प्रयागराज में, वाराणसी में, लखनऊ में, या फिर गोरखपुर में? 2018, 19 और 20 तीनों सालों में पूछा गया क्वेश्चन है। राज्य हिंदी संस्थान स्थित है दोस्तों वाराणसी में, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन करेगा। विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? देखो ये क्वेश्चन पहले भी आया था, मैं इसको एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ। विद्यालय प्रबंधन में वैसे तो सबकी भूमिका होती है, लेकिन यहाँ पर उपरोक्त सभी या ऐसा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि प्रधान अध्यापक, शिक्षक और छात्र भी अपने लेवल पर प्रबंधन में मदद करते हैं, मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं, शिक्षक भी करते हैं, और प्रधान अध्यापक सबसे ज्यादा करते हैं, है ना। अगर यहाँ उपरोक्त तीनों होता तो तीनों आ जाता, लेकिन यहाँ पूछा है एक बताना है। अब इनमें से सबसे ज्यादा किसकी है? तो प्रधान अध्यापक की, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। शैक्षिक प्रबंधन का महत्वपूर्ण पक्ष है क्या? दंड, पुरस्कार, प्रशासन, या फिर अनुशासन? देखिए शैक्षिक प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष इनमें से होता है, क्या होता है? जल्दी से बता दीजिए। देखिए जल्दी से सभी ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन का चुनाव करिए। क्या होता है सबसे ज्यादा जरूरी शैक्षिक प्रबंधन के लिए? महत्वपूर्ण पक्ष होता है दंड, पुरस्कार, प्रशासन या अनुशासन। तो देखो शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन में सबसे जरूरी होता है अनुशासन मेंटेन करना, क्योंकि प्रबंधन करते ही इसलिए है, मैनेजमेंट करते ही इसीलिए है, ताकि कोई भी चीजें जो है वो इधर उधर ना हो या फैले ना, है ना, सारी चीजें एक टाइम पर होती रहे, यानी अनुशासन में होती रहे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला है, कौन सी पाठ्य सहगामी क्रियाएं तर्क शक्ति का विकास करती है, यानी सोचने समझने की क्षमता का ज्यादा विकास करती है? अभिनय, खेलकूद, निबंध लेखन, या फिर वाद विवाद? तो देखो सबसे ज्यादा बच्चा किसमें सोचेगा? जब वो वाद विवाद करेगा, डिबेट करेगा, तो सबसे ज्यादा उसके दिमाग पर जोर पड़ता है, तो वही है कि तर्क शक्ति का विकास होता है वाद विवाद प्रतियोगिता में। अगला क्वेश्चन है, भगदड़ जैसी आपदाएं होती है जागरूकता से, या कुप्रबंधन से, या कड़ाई होने से, या अधिक सुविधाओं से? देखो भगदड़ कब होगी? जब वहां सही से प्रबंधन ना किया हो, तो कुप्रबंधन की वजह से होती है भगदड़ जैसी आपदाएं या समस्याएं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है किसके द्वारा? भारत सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा, या अभिभावक द्वारा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, जितने भी प्राथमिक स्कूल होते हैं उनमें राज्य सरकार द्वारा प्रोवाइड की जाती है, सरकारी स्कूलों में। नेक्स्ट है, लर्निंग कॉर्नर द्वारा बच्चों में किस गुण का विकास किया जाता है? स्वयं द्वारा,
अवलोकन करना यानी खुद का अवलोकन करना, या खुद का निरीक्षण करने का गुण विकसित करते हैं, या निष्कर्ष निकालने का, या फिर उपयुक्त सभी। तो देखो, लर्निंग कॉर्नर इसीलिए बनाया जाता है ताकि बच्चे अपनी पसंद से जाए, अपनी पसंद की पुस्तकें उठाएं, है ना, उसको पढ़े और किसी निष्कर्ष पर पहुंचे, अवलोकन करे, चीजों को खुद से सीखे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ये तीनों ही इसमें शामिल होते हैं। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों की कक्षा 2 में निर्धारित कुल पाठ्य पुस्तकें कि कक्षा 2 में पाठ्य पुस्तकों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए, बिल्कुल सही ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा कि एक ही पुस्तक होती है कक्षा 2 में, या 2 या 3 या फिर 4। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 2 पुस्तकें होती है ना, परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में। सामान्य रूप से विद्यालय में कुल कितने प्रकार की समय सारणी बनाई जाती है। जो सामान्य रूप से समय सारणी बनती है वो तो एक ही बनती है, ठीक है। फिर उसके अंदर आ जाती है कि भाई ये क्लास की अलग हो जाएगी, ये टीचर की अलग हो जाएगी, लेकिन सामान्य रूप से तो एक ही बनेगी। समय सारणी उत्तम साधन है किसका? विद्यालय में अनुशासन स्थापित करने का, या नियमित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का, या शिक्षकों में शिक्षण अनुशासन का, या प्रधान अध्यापक के निरीक्षण की सुविधा का साधन होता है कि वो जाकर के चेक कर सके सारी चीजें समय पर हो रही है या नहीं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर जो नियमित चलती रहे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, इसीलिए समय सारणी बनाई जाती है कि कोई भी प्रॉब्लम ना हो, नियमित रूप से चलती रहे जो हमारी कक्षाएं हैं या शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया है। अगला सवाल है, छोटे बच्चों के लिए एक पीरियड की उपयुक्त अवधि कितनी होती है। मतलब कितने टाइम छोटे बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, कितनी मिनट का उनका एक पीरियड होना चाहिए। 10 से 15 मिनट, 60 से 70 मिनट, या 30 से 35 मिनट, या फिर 70 से 80 मिनट। तो देखो, इतनी ज्यादा देर तक तो बच्चे नहीं बैठ पाएंगे, है ना। तो उनके लिए उपयुक्त अवधि होती है 30 से 35 मिनट। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी अभिलेख होने चाहिए कैसे? सही होने चाहिए, वैध होने चाहिए, विश्वसनीय होने चाहिए, या फिर ये तीनों ही होने चाहिए। देखो, जितने भी अभिलेख बनाए जाते हैं विद्यालय में वो सही हो, वैध हो और विश्वसनीय हो, ये तीनों ही हो, ठीक है। 2017 का प्रीवियस पेपर ये चल रहा है आपका अभी। जिला समन्वयकों के पद सृजित किए गए हैं अध्यक्ष ग्राम शिक्षा समिति के अधीनस्थ, या फिर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधीनस्थ होते हैं, या फिर जिला अधिकारी के अधीनस्थ होते हैं, या जिला विद्यालय निरीक्षक के अधीनस्थ निकलते हैं ये पद। देखिए, जिला समन्वयकों की जो भर्ती होती है या उनके पद निकाले जाते हैं, ये जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधीनस्थ निकाले जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों हमने आपकी राजन सीरीज, जो नई वाली राजन सीरीज आ रही थी 2023 की, उसको बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने इससे पहला पार्ट नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए देख लीजिए। और इस पूरे सब्जेक्ट की महामैराथन क्लास की अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो उसके लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिए। व्हाट्सएप मैसेज करना है आपको और आप ये पीडीएफ ले सकते हैं थ्योरी की पूरी। एक बार मैं आपको डेमो दिखा देती हूँ कि किस तरीके से आपको ये पीडीएफ मिलने वाली है। तो हर एक चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके इस तरीके से आपकी ये पीडीएफ रहेगी, ठीक है। हर एक चीज को एक्सप्लेन करके कौन सा क्वेश्चन कब किस ईयर में पूछा गया है, तो ये इस तरह के आपके नोट्स रहने वाले हैं। ओके, तो आप ले सकते हैं इस नंबर पर व्हाट्सएप करके। आई होप आपको आज की क्लास भी पसंद आई होगी और ये क्लास की पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी। उसका लिंक भी गिवन है डिस्क्रिप्शन में भी, कमेंट बॉक्स में भी, वहां से ज्वाइन कर लेना और इसको रिवीजन करते रहना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।